हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी रंजिशे इश्क भाग 37 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हॉल में पसरा सन्नाटा और भी गहरा हो गया जब नैना और मोना दोनों की नज़रें दरवाजे पर खड़े मृत्युंजय पर टिक गई। दोनों जो अभी अभी शब्दों के तीखे बाण चला रही थी, अचानक खामोश हो गई। मृत्युंजय के चेहरे पर एक बनावटी बेरुखी थी, मानो उसने हॉल में चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा सुना ही ना हो। मोना ने जैसे ही उसे देखा, वो झट से उसके पास पहुंची और बड़ी बेशर्मी से उसकी बाहों में अपनी बाहें डाल ली। एक पल के लिए मृत्युंजय की मुठिया कसी, उसके माथे पर गुस्से की एक लकीर उभरी, पर उसने खुद को पत्थर बना लिया। उसके दिमाग में बस एक ही कड़वी सच्चाई घूम रही थी, नैना को मुझसे नफरत करनी ही होगी। वहीं नैना की नजरें मोना के उन हाथों पर जम गई जो मृत्युंजय को अधिकार से थामे हुए थे। उसे सबसे गहरा धक्का तब लगा जब मृत्युंजय ने मोना को खुद से दूर नहीं झटका। यही हाल मोना का भी था। वह खुद हैरान थी, क्योंकि यह पहली बार था जब मृत्युंजय ने उसे अपने करीब आने दिया था, वरना हर बार वह उसे जलील करके दूर कर देता था। मोना चमकती आंखों और विजयी मुस्कान के साथ बोली, एमजे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। डैड से तुमने जो वादा किया है उसने मेरी सारी गलतफहमियां दूर कर दी है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मृत्युंजय ने अपनी तिरछी नज़रों से नैना की ओर देखा। नैना की आंखों में तैरते हुए वो आंसू और चेहरे पर छाई जलन और गुस्सा मृत्युंजय के कलेजे को चिर रही थी, पर उसने अपनी भावनाओं पर पत्थर रख लिया। मृत्युंजय मोना से पर नजरें उसकी नैना पर थी और कहा, जब सारी गलतफहमियां दूर हो गई है तो आइंदा मुझसे फिजूल सवाल मत करना। और क्या तुम मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाकर ला सकती हो। कॉफ़ी का नाम सुनते ही मोना का चेहरा उतर गया। उसे किचन के का भी अंदाज़ा नहीं था, पर नैना के सामने वह अपनी हार कैसे मानती। वह बनावटी मुस्कान के साथ बोली, जरूर एमजे, तुम फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आओ, मैं तुम्हारी फेवरेट कॉफ़ी तैयार रखती हूँ। मृत्युंजय ने एक ठंडी और बेजान मुस्कान दी। उसने नैना को इस तरह नज़रअंदाज किया जैसे वह वहाँ मौजूद ही ना हो, और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे पता था कि उसके पीछे नैना का दिल कांच की तरह टूटकर बिखर रहा है, पर उसे लगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने और नैना को नफरत सिखाने का यही सबसे सही तरीका है। वही नैना जरवत खड़ी रही। उसकी मुठियाँ कस चुकी थी और नाखून हथेलियों में चुभ रहे थे। उसे अपनी ही कही बातें याद आ रही थी। उनकी धड़कनों पर मेरा नाम सुनाई देगा, पर अभी जो उसने देखा वह उसके दावे के बिल्कुल उलट था। उसने मन ही मन खुद से कहा, मिस्टर अनावत, आप मुझे नज़रअंदाज कर सकते हैं, मुझे जला सकते हैं, पर याद रखिएगा, जिस नैना ने आपसे मोहब्बत करना सीखा है वही नैना अब आपको अपने हक के लिए लड़ना भी सिखाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। वही मोना के चेहरे पर एक जहरीली और सातिर मुस्कान फैल गई। वह आहिस्ता आहिस्ता नैना के करीब आई और उसके चारों तरफ एक घेरा बनाते हुए जैसे उस पर तंज कसने लगी। नैना का उतरा हुआ चेहरा देखकर मोना को एक अजीब सी तसल्ली मिल रही थी। वह फुसफुसाते हुए बोली, ओह नैना, तुम्हारा ये मुरझाया हुआ चेहरा देखकर आज मेरा दिल बाग बाग हो गया है। अभी अभी मैं एमजे के इतने करीब थी कि उसकी धड़कनों को साफ सुन पा रही थी, लेकिन उन धड़कनों पर तुम्हारा नाम तो कहीं नहीं गूंजा। नैना की आंखों में गुस्सा उतर आया। वह मोना को बुरी तरह से घूर रही थी। वही मोना विजयी अंदाज में बोली, पर हाँ, फिक्र मत करो, बहुत जल्द उन धड़कनों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम गूंजेगा। अब मैं जा रही हूँ अपने एमजे के लिए एक कड़क और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाने, जिसे पीते ही मेरा एमजे मेरी जुल्फों और मेरे हाथों के स्वाद का दीवाना हो जाएगा। एक टेढ़ी मुस्कान और अपनी आंखों में घमंड लिए मोना मटकते हुए किचन की तरफ चली गई। वही मृत्युंजय जैसे ही अपने कमरे के अंदर आया, उसने झटके से दरवाज़ा बंद किया। उसके अंदर जो उथल पुथल मची थी उसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। नैना की आंखों में वो आंसू, उसकी वह जलन और उसका वह बेपनाह गुस्सा मृत्युंजय को अंदर ही अंदर काट रहा था। वह खुद को और ज़्यादा कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहता था, इसलिए वह सीधे वॉशरूम के अंदर चला गया। ठंडे पानी के बौछार के नीचे भी उसके दिमाग में नैना का चेहरा ही घूम रहा था।
कुछ देर बाद जब वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो उसने सिर्फ अपनी कमर पर एक सफ़ेद टॉवल लपेट रखा था। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपककर उसके चौड़े और तरासे हुए सीने पर फिसल रही थी। इस वक्त मृत्युंजय का अंदाज किसी को भी मदहोश करने के लिए काफ़ी था। उसने अभी एक छोटे टॉवल से अपने बालों को पोंछ ही रहा था कि तभी नैना तूफान की तरह कमरे के अंदर दाखिल हुई। वह इतनी तेज थी कि इससे पहले कि मृत्युंजय कुछ समझ पाता या अपनी नज़रें ऊपर उठाता, नैना ने पूरी ताकत लगाकर उससे धक्का दे दिया। मृत्युंजय इस अचानक हुए हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसका पैर लड़खड़ाया और वह सीधा पीछे की तरफ बेड पर जा गिरा। मृत्युंजय हैरानी और झल्लाहट में कहा, यह क्या बदतमीजी है स्वीटहार्ट, यह क्या नया ड्रामा है। वह उठने की कोशिश करने लगा। उसका चेहरा गुस्से और हैरानी से तमतमा उठा था, लेकिन इससे पहले कि वह बेड से उठ पाता, नैना बिजली की फुर्ती से उसके ऊपर आ बैठी। मृत्युंजय सन्न रह गया। उसकी सांसें गले में ही अटक गई। नैना आंखों में आंखें डालकर बोली, ड्रामा मैं कर रही हूँ या आप? नीचे वो जो भी तमाशा था, आपको क्या लगा कि मैं चुपचाप सह लूंगी? आपकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर अनावत उस मोना अनारी को खुद को छूने देने की? नैना ने अपने हाथ मृत्युंजय के गीले सीने पर जमा दिए, जहां पानी की बूंदें अब भी चमक रही थी। नैना अधिकार भरी आवाज में बोली, ये धड़कनें सिर्फ मेरी है, ये सीना मेरा हक है। आप मुझे जितना दूर धकेलने का नाटक करेंगे, मैं उतनी ही जिद से आपकी रगों में उतर जाऊंगी। अपना यह नफरत का दिखावा बंद कर दीजिए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप ये सब सिर्फ मुझे खुद से दूर करने के लिए कर रहे हैं, जो कि होगा कभी नहीं। कल रात हमारे बीच जो हुआ क्या भूल गए? और उसके बाद तो सवाल ही नहीं उठता आपसे दूर जाने का। मृत्युंजय की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। वह हक्का बक्का सा बस नैना को देखे जा रहा था। उसके इस अचानक बदले हुए रवैये पर वह बिल्कुल भी हैरान हो गया था। जिस तरह नैना उसके ऊपर बैठी थी, उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। एक अजीब सी बेचैनी, एक खिंचाव जिसे वह चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। वही नैना, वह तो जैसे अपने ही जज्बातों की धुन में खोई हुई थी। लेकिन अगले ही पल उसे भी एहसास हुआ कि वह किस हाल में और कहाँ बैठी है। जैसे ही उसकी नज़रें मृत्युंजय के नंगे सीने पर गई, उसकी धड़कन ने एक बीट मिस कर दी। नैना के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। एक पल को उसका मन किया कि वह पीछे हट जाए, पर उसने तुरंत खुद को संभाला और मन ही मन बोली, नहीं नैना, बिल्कुल नहीं शर्माना है। बल्कि वह अब और भी गुस्से से मृत्युंजय को घूरने लगी। मृत्युंजय ने किसी तरह अपनी खुशक होती हुई गर्दन को तर किया और अपनी मुठ्ठियां कस ली। उसने अपने चेहरे पर फिर से वही पुरानी शक्ति ओढ़ने की नाकाम कोशिश की और भारी आवाज में बोला, देखो स्वीटहार्ट, कल का जिक्र दोबारा मत करना। कल जो भी कुछ हुआ वह बस एक भूल थी। तुम बहुत कुछ समझ बैठी हो, इसलिए बेहतर यही है कि मुझसे दूर रहो। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, समझी तुम? और मत भूलो कि हमारा रिश्ता। नैना ने तभी उसकी बात बीच में ही काट दी और उसकी आंखों में डूबते हुए चहक कर बोली, हमारा रिश्ता जैसा भी है, यही सच है कि हमारी धड़कनें एक दूसरे को महसूस करती है। जरा देखिए, आपका सीना कितनी तेजी से धड़क रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दिल अभी बाहर निकल आएगा। और मैं तो क्या ही बताऊं। नैना थोड़ा और भी शर्मा गई और अपनी पलकें झुकाते हुए फुसफुसाकर बोली, मेरा तो मन करता है कि तमाम उम्र बस ऐसे ही आपके सीने पर सिर रखकर सोई रहूं। मृत्युंजय की भवें सिकुड़ गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही नैना है जो कॉलेज में लड़कों का बैंड बजा देती थी, जिसके चेहरे पर हमेशा सिर्फ शक्ति और गुस्सा रहता था, जो लोगों से बेरुखी से बात करती थी और जिसे मृत्युंजय एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं था। वह मन ही मन सोचा, क्या कोई मोहब्बत में इस कदर बदल सकता है? ये वो नैना तो बिल्कुल नहीं जिसे मैं जानता हूँ। नैना के चेहरे पर जो गुलाबी शर्म थी वह मृत्युंजय साफ देख पा रहा था। उसकी पलकें झुकी हुई थी और धड़कनें बेकाबू। मृत्युंजय ने अपनी नज़रों में शक्ति लाते हुए कहा, हो गया तुम्हारा शर्माना, अब हटोगी भी या यहीं जमी रहोगी? नैना तमतमाते हुए और थोड़ी नज़ाकत से शर्माते हुए बोली, नहीं हटूंगी। पहले आप मुझे बताइए, आप उस मोना अनारी के हाथ की कॉफ़ी पिएंगे या मेरे हाथ की? मृत्युंजय को लगा कि वो अपना सिर पीट ले। वह बोला, देखो स्वीटहार्ट, तुम मेरे गुस्से का टेस्ट ले रही हो। तुम जानती हो कि इसकी बहुत बड़ी पनिशमेंट दे सकता हूँ मैं।
नैना भी उतने ही तमतमाकर बोली, मुझे डर नहीं लगता। बोलिए, क्या पनिशमेंट देंगे? मुझे सब मंजूर है, लेकिन जब तक आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। कुछ पलों के लिए कमरा जैसे ठहर सा गया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले घूर रहे थे। मृत्युंजय अच्छी तरह से जानता था कि नैना बिना जवाब लिए ऊपर से हटने वाली नहीं है, और नैना की भी यही जिद थी कि वह साफ साफ कह दे कि कॉफी उसी के हाथ का पिएगा। मृत्युंजय ने किसी तरह खुद को संभाला और गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी, इसलिए चुपचाप मेरे ऊपर से हटो। नैना ने भी कहा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं हट जाऊंगी। बताइए, और वैसे भी मिस्टर रनावत, आपको मेरे हाथ की ही कॉफ़ी पीनी होगी। आपकी उस मोना अनारी को कुछ भी बनाना नहीं आता। अब तक उसने पूरे किचन को तहस नहस कर दिया होगा। तो अच्छा यही है कि आप मेरा नाम ले लीजिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाकर लाऊंगी। कमरे में सन्नाटा था, पर दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए चुनौती साफ दिख रही थी। मृत्युंजय अब झल्लाहट और गुस्से से कहा, मैं लास्ट टाइम तुम्हें समझा रहा हूँ स्वीटहार्ट, मेरे ऊपर से हटो, ऐसे भी तुम बहुत भारी हो। यह सुनते ही नैना का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि मृत्युंजय ने उसे भारी कहा है। वह अब और भी आराम से उसके ऊपर जम गई और मुंह बनाकर बोली, भारी? और मैं? आप कैसी बातें करें मिस्टर रनावत, आपको किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए कि लड़की को कभी भारी नहीं बोलते? और वैसे भी मेरा वजन सिर्फ 50 किलो है, तो मैं भारी कैसे हो गई? मृत्युंजय कुछ बोलने ही वाला था कि नैना के चेहरे पर एक सातिर और प्यारी मुस्कान आई। वो धीरे से झुकी और अपना चेहरा बिल्कुल उसके पास ले गई। मृत्युंजय ने घबराकर अपना सिर बेड के गद्दे में धंसा लिया, क्योंकि नैना की सांसें उसके चेहरे से टकरा रही थी। नैना ने अपनी शरारती मुस्कान के साथ उसके कान के पास फुसफुसाया, वैसे मिस्टर रनावत, कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, उस टाइम तो मैं आपको भारी नहीं लग रही थी? यह सुनते ही मृत्युंजय को लगा जैसे उसकी सांसें उखड़ रही हो, दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक गई हो। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि नैना इतनी बेशरम और बेबाक बातें करने लगेगी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की और गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, मैनर्स की बात तुम कर रही थी, तुम्हें पता भी कि तुम इस वक्त कैसी बातें कर रही हो? नैना अपने मुंह पर हाथ रखकर खिलखिलाते हुए बोली, मैं किसी और से थोड़ी बात कर रही हूँ, मैं तो अपने पति से बात कर रही हूँ, और पति से तो ऐसी बातें करनी ही चाहिए ताकि रोमांस बरकरार रहे। मृत्युंजय का तो अब जैसे सिर फटने लगा था। उसे लगा कि नैना कल रात की बात का इतना फायदा उठा रही थी कि उसका बचना मुश्किल है। उसने झटके से उसे अपने ऊपर से हटाया और खड़ा होकर सख्ती से बोला, ठीक है, जाओ जाकर तुम ही मेरे लिए कॉफ़ी बना लाओ, और सुनो, आइंदा अगर कल रात का एक भी जिक्र मेरे सामने किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह गुस्से से पैर पटकता हुआ वॉशरूम की तरफ दोबारा भागा और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। नैना बेड पर लेटी हुई जोर जोर से हंसने लगी और वॉशरूम की तरफ चिल्लाई, अब तो पूरी जिंदगी कल रात का जिक्र होगा मिस्टर रनावत। वह एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगी। फिर वह बेड से उठी और अपनी साड़ी के पल्लू को सहजते हुए मुस्कुराहट के साथ बुदबुदाई, अब चलो नैना किचन में। उस मोना अनारी ने अब तक कॉफ़ी के नाम पर पता नहीं क्या क्या अनर्थ कर दिया होगा। यही सोचते हुए नैना जैसे ही किचन के दरवाजे पर पहुंची, उसके कदम वहीं ठिठक गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा किचन किसी कबाड़ खाने जैसा लग रहा था। स्लैब पर दूध गिरा हुआ था, कॉफ़ी पाउडर के डिब्बे खुले पड़े थे और हर तरफ बर्तन बिखरे थे। सबसे ताजुब की बात तो यह थी कि गैस के बर्नर पर 4 अलग अलग पैन रखे हुए थे और मोना पागलों की तरह चारों पर कॉफ़ी उबाल रही थी। नैना मन ही मन बोली, हे भगवान, ये लड़की कर क्या रही है? अच्छा, तो मैडम चारों पैन में अलग अलग कॉफ़ी बना रही है ताकि टेस्ट करके देख सके कि कौन सी वाली सबसे अच्छी बनी है। सच कहते हैं, अक्ल की पूरी अंधी है ये लड़की। खुद को इतनी मॉडर्न कहती है, पर इतनी सी बात समझ नहीं आई कि एक यूट्यूब वीडियो देखकर या किसी सोशल मीडिया से कॉफ़ी बनाना सीख लेती। पर नहीं, गुस्से और अपने ईगो में तो ये सब भूल गई होगी। वही मोना पसीने पसीने हो रही थी और बर्तनों से जूझ रही थी। नैना उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि अचानक रसोई के दरवाजे पर आकर कोई ठिठक गया। वो मेघा थी। जैसे ही मेघा की नज़र किचन की हाल पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।
स्लैब पर दूध की नदियां बह रही थी और बर्तनों का ढेर लगा था। मेघा कुछ बोलने ही वाली थी कि नैना ने झट से उसके होठों पर उंगली रखी और उसे शांत रहने का इशारा किया और धीरे से फुसफुसाई, भाभी, कोई एक्शन या रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, इसे बनाने दीजिए कॉफी। मेघा भी हैरानी से फुसफुसाते हुए पूछी, लेकिन नैना, यह अचानक कॉफी बना क्यों रही है और इतना रायता क्यों फैलाया है? नैना मुंह बनाते हुए बोली, यह आज मिस्टर अनावत के लिए अपनी स्पेशल कॉफी बना रही है। यकीन मानिए, आज मजा आने वाला है। आज मिस्टर अनावत इसके हाथ की कॉफी पीकर अपनी नानी याद कर लेंगे। यह कहते ही दोनों अपनी हंसी दबाते हुए एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगी। तभी नैना पूछी, भाभी, मैं भी कॉफी बनाने जा रही हूँ, आपको पीनी है? मेघा किचन की गंदगी देखकर बोली, सच कहूँ तो यह सब देखकर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर तुम बनाओगी तो मैं पी लूँगी। मैं जा रही हूँ माँ को यह सब बताने। सच में आज किचन का जो हाल हुआ है ना, बेचारे घर के नौकर भी इसे साफ करते वक्त मोना को गालियाँ देंगे। दोनों दबी हुई हंसी हंसते हुए अलग अलग हुई। मेघा वहाँ से निकल गई और नैना पूरे टेंशन के साथ किचन के अंदर दाखिल हुई। नैना को अंदर आते देख मोना की भौवें तन गई और उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो झल्लाते हुए बोली, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं यहाँ एमजे के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ? यहाँ क्यों आई हो? नैना उतने ही बेबाक अंदाज में मुंह बनाते हुए बोली, दिखाई देता है मोना कि तुम कॉफ़ी बना रही हो या किचन का कत्ल कर रही हो। मैं भी अपने लिए कॉफ़ी बनाने आई हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? जगह खाली करो, मुझे अपना काम करना है। मोना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर नैना ने उसे किनारे धकेला और अपना मग उठा लिया। अब एक तरफ मोना के 4 पैन उबल रहे थे और दूसरी तरफ नैना की सलीके वाली कॉफ़ी तैयार हो रही थी। वहीं पुलिस हेडक्वार्टर का वह केबिन पिछले 5 घंटों से बंद था। एसी की ठंडी हवा के बीच मेज पर फाइलों का ढेर लगा था। रणविजय जी की आंखों में लाली उतर आई थी। न भूख का होश था न प्यास का। उनकी उंगलियां पन्ने पलट रही थी और दिमाग 20 साल पुराने केस के टुकड़े को जोड़ रहा था। अचानक एक पीली पड़ चुकी फाइल उनके हाथ लगी। उसे देखते ही उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। कुछ ही देर बाद जब रणविजय जी ने रघुवंशी विला की दहलीज पर कदम रखा तो हॉल में सन्नाटा था। सौर और वीर अभी अभी ऑफिस से लौटे थे। जैसे ही उनकी नज़र अपने पिता पर पड़ी, उन्होंने नफरत और बेरुखी से अपनी आंखें फेर ली और बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे। रणविजय जी के दिल में एक टीस उठी। अपने ही बेटों की यह खामोशी उन्हें किसी जहर से कम नहीं लग रही थी। वह भराई आवाज में बोले, सौर, वीर, रुक जाओ। दोनों के कदम रुक गए, पर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी पीठ रणविजय जी की तरफ थी, जो उनकी करवाहट का सबसे बड़ा सबूत थी। रणविजय जी ने कहा, मैंने फैसला कर लिया बेटा, मैं मृत्युंजय का केस फिर से खोल रहा हूँ। इस केस की फाइल काफ़ी उलझी हुई है, इसलिए मुझे कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर लेना होगा और मृत्युंजय के साइन भी। पर मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। सौर और वीर धीरे से पलटे। उनके चेहरे पर पिता के इस फैसले के लिए कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक ठंडी मुस्कान थी। वीर सख्त लहजे में कहा, अच्छा है, आपने सही डिसीजन लिया है, लेकिन यह मत सोचिएगा कि इस एक फैसले से हमारे दिल पिघल जाएंगे। आपने और इस परिवार के बड़ों ने जो किया है, उसके बाद हमारा एक पल भी इस रघुवंशी विला में रहने का मन नहीं करता। हम यहाँ सिर्फ मॉम की वजह से रुके हुए हैं, आपकी वजह से नहीं। ये कहकर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। रणविजय जी वहीं पत्थर बने खड़े रह गए। उनके कानों में वीर के शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। हॉल में मीरा जी और त्रिशा खड़ी थी। मीरा जी की आंखों में एक सुकून था। उन्हें लग रहा था कि शायद अब उनके सुहाग और इस घर के पापों का प्रायश्चित शुरू होगा। लेकिन त्रिशा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी आंखों में उलझन और डर साफ दिख रहा था। अभी सौर और वीर के शब्दों की गूंज शांत भी नहीं हुई थी कि रघुवंशी विला का मुख्य द्वार धड़ाक से खुला। पृथ्वी रघुवंशी की दहाड़ किसी बम की धमाके की तरह पूरे हॉल में गूंजी। वह सख्त और जहरीली आवाज में बोले, जब अपने ही घर में नेवले पल रहे हो तो बाहर के सांपों से क्या डरना। यह सुनते ही मीरा जी, त्रिशा और रणविजय जी के चेहरे का रंग उड़ गया। पृथ्वी जी गुस्से में दनाते हुए आए और सोफे पर धमक से बैठ गए। उनकी आंखों में खून उतर आया था। उन्होंने रणविजय जी को ऐसे देखा जैसे वह उनका बेटा नहीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन हो।
पृथ्वी जी गुस्से से दांत पीसते हुए बोले, रणविजय, क्या इनाम देना चाहिए तुम्हें? अपने ही बाप के खिलाफ खड़े होने की जुर्रत? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम उस गरे हुए मुर्दे को उखाड़ोगे जिसे मैंने 20 साल पहले दफन कर दिया था? रणविजय जी पत्थर की मूरत बने खड़े थे, पर उनकी आंखों में अब झुकने का कोई भाव नहीं था। पृथ्वी जी की आवाज और भी ऊंची हो गई। वह चिल्लाते हुए कहे, तुम तो वो आस्तीन के सांप निकले जिसका सिर कुचल दिया जाए तब भी फुंकारने से बाज नहीं आता। मेरे अपने खून होकर मेरे ही खिलाफ जाओगे? जिस केस को मैंने इतनी गहराई में गाड़ दिया था कि कोर्ट की इजाजत के बिना पत्ता भी ना हिले, आज तुमने उसे खोद निकाला। तुम मुझे अब यह दिन दिखाओगे? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पृथ्वी रघुवंशी की आंखों में ज्वाला धधक रही थी, लेकिन रणविजय जी के चेहरे पर इस बार कोई शिकन नहीं था। उनके चेहरे पर वो शांति पृथ्वी जी को और भी विचलित कर रही थी। रणविजय जी शांत पर अटल आवाज में बोले, डैड, जो काम मुझे 20 साल पहले करना चाहिए था वह मैं आज कर रहा हूँ। मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं कि आप मुझे नेवला कहें या सांप। मेरा फर्ज मुझे पुकार रहा है और अब इसे अनसुना करना मेरे बस में नहीं है। पृथ्वी जी सोफे से उछलकर खड़े हो गए। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह चिल्लाते हुए बोले, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? अगर यह केस खुला तो रघुवंशियों की इज्जत सड़क पर नीलाम हो जाएगी। तुम्हारे बच्चों का भविष्य, यह साम्राज्य जिसे सौर और वीर संभाल रहे हैं, सब मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारी एक जवान बेटी है नायरा, उसकी शादी करनी है। कौन थामेगा एक ऐसे खानदान की बेटी का हाथ जिसके राज बाजार में बिक रहे हो? और मत भूलो रणविजय, तुम आज जो कमिश्नर बनकर घूम रहे हो वो सिर्फ रघुवंशी होने की वजह से हो, वरना एक मामूली इंस्पेक्टर की क्या औकात थी? रणविजय जी के होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। उन्होंने अपनी वर्दी के सितारे देखे और फिर सीधे पृथ्वी जी की आंखों में झांका। सही कहा आपने डैड, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को आपने 20 साल पहले ही खरीद लिया था। मृत्युंजय के आने तक पूरा महकमा आपके इशारों पर नाच रहा था, और सच तो यह है कि मैं भी उन्हीं में से एक था। मुझे याद है डैड, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मैं अपनी नज़रों में सिर उठा सकूं। मैं बस आपका मोहरा बना रहा। रणविजय जी ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी आवाज़ में अब एक अजीब सा सुकून था। वह बोले, रही बात मेरे बच्चों की, मेरी बेटी नायरा अपना भविष्य खुद तय करेगी। मैं उसे कैद नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपना कर्म जरूर तय कर सकता हूँ। मेरी रिटायरमेंट में अब सिर्फ 2 साल बचे हैं। मैं चाहता हूँ कि इन 2 सालों में कम से कम एक नेक काम ऐसा करूँ जिससे जब मैं वर्दी उतारूँ तो अपनी और अपने बच्चों की नज़रों में आंखें डालकर कह सकूं कि उनका पिता भी एक सच्चा और अच्छा इंसान था। हॉल में जैसे सन्नाटा जम गया था। पृथ्वी जी का हाथ गुस्से से कांप रहा था, पर रणविजय जी के शब्द किसी पत्थर की लकीर की तरह थे। वह बोले, अब आप मुझे नहीं रोक सकते डैड, और रोकने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे कदम अब पीछे नहीं हटेंगे। कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार हो जाइए। ये कहकर रणविजय जी मुड़े और बिना पीछे देखे हॉल से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद हॉल का सन्नाटा किसी जहरीली धुंध की तरह पृथ्वी रघुवंशी के चारों ओर लिपट गया था। उनके हाथ स्टिक पर टिके थे, थरथरा रहे थे। यह कंपन बुढ़ापे का नहीं, बल्कि उस खौफनाक गुस्से और डर का था जो उनके सीने में लावा बनकर उबल रहा था। वह मन ही मन दहाड़ते हुए, जिस सांप को मैंने दूध पिलाया, आज उसी ने डसने के लिए फन उठा लिया है। रणविजय, तुमने मेरे ही साम्राज्य की नींव खोदने की हिम्मत की है। वह अच्छी तरह से जानते थे कि अगर यह 20 साल पुराना केस फिर से खुला तो सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया रघुवंशी खानदान के उस घिनौने और काले सच से वाकिफ हो जाएगी जिसे उन्होंने न जाने कितने खून बहाकर और कितनी जानें लेकर जमीन के नीचे दफन किया था। वह स्टिक को फर्श पर दे मारते हुए बुदबुदाए, सब मिट्टी में मिल जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वही रनावत मेंशन। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा था, पर हवा में तैरती जली हुई कॉफ़ी की गंध सब कुछ बयान कर रही थी। सुलक्षणा जी, विक्रम जी, गौरी जी और मेघा सब वहाँ बैठे थे। मेघा ने पहले ही सुलक्षणा जी और गौरी जी को किचन का आंखों देखा हाल सुना दिया था, जिससे उनके चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई थी।
पूरे घर में ऐसी महक आ रही थी जैसे कॉफ़ी की कोई फैक्ट्री खुल गई हो, जहां सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। मृत्युंजय बेफिक्र बनकर अपने मोबाइल पर कुछ स्क्रॉल कर रहा था। तभी नैना और मोना किचन से बाहर आई। मोना के ट्रे में सिर्फ एक कप था, खास मृत्युंजय के लिए। वही नैना ने बड़े सलीके से घर के सभी सदस्यों के लिए कॉफ़ी बनाई थी। मोना झपटकर मृत्युंजय के पास पहुंची और मग उसके सामने रखते हुए चहकी, एमजे देखो, मैंने दुनिया की सबसे बेस्ट कॉफ़ी बनाई है। तुम इसे पियोगे ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम कल से किसी और के हाथ की कॉफ़ी पीने के बारे में सोच भी नहीं सकोगे। वही नैना मुंह सिकुड़ते हुए मन ही मन बोली, पियो पियो मिस्टर रनावत, आज तो मज़ा ही आने वाला है। मृत्युंजय ने जैसे ही उस कॉफ़ी का रंग देखा, उसके गले से थूक नीचे उतरा। कॉफ़ी का रंग ऐसा था जिसे देखकर ही समझ आ रहा था कि वह पीने लायक नहीं है। मृत्युंजय को अब अपने ही फैसले पर पछतावा हो रहा था। उसने तो सिर्फ नैना को चिढ़ाने के लिए मोना को कॉफ़ी बनाने भेजा था, पर अब उसे खुद अपने फैसलों पर अफसोस हो रहा था। दूसरी तरफ नैना ने बड़े प्यार से सुलक्षणा जी, विक्रम जी और बाकी सबको कॉफ़ी सर्व की। सबकी कॉफ़ी से बेहतरीन खुशबू आ रही थी। नैना ने सबको कॉफ़ी दी सिवाय मृत्युंजय के। वह अपना मग लेकर आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गई और एक घूंट भरकर मृत्युंजय को तिरछी नज़रों से देखने लगी और मन ही मन बोली, पीजिए मिस्टर रनावत, अपनी मोना अनाड़ी के हाथ का कड़वा जहर आराम से पीजिए। मृत्युंजय ने एक तिरछी नज़र नैना पर डाली, जैसे खामोशी से पूछ रहा हो, तुमसे भी तो अपने लिए कॉफ़ी बनाने को कहा था, फिर मुझे क्यों नहीं दी? नैना ने अपनी कॉफ़ी का एक छोटा सा घूंट भरा और बड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए अपनी आंखों से ही जवाब दिया, कहा तो था पर मेरा मूड बदल गया, अब नहीं देना। अब आप अपनी मोना अनाड़ी की कॉफ़ी की लुत्फ़ उठाइए। दोनों के बीच मेज के आर पार खामोश शब्दों का वार चल रहा था। घर के बाकी सदस्य मज़े से नैना के हाथ की लाजवाब कॉफ़ी पी रहे थे। वही मोना उतावली होकर बोली, एमजे क्या हुआ, ठंडी हो जाएगी, पियो ना कॉफ़ी। मृत्युंजय ने एक नज़र मोना को देखा और फिर उस काली कॉफ़ी को। उसने एक गहरी सांस ली और मग उठा लिया। जैसे उसने मग होठों से लगाया, घर के सभी लोगों की सांसें थम गई। सबकी आंखें उसी पर टिकी थी, पर नैना, वह तो बेफिक्र होकर अपनी कॉफ़ी के मज़े ले रही थी। जैसे ही मृत्युंजय ने पहला घूंट भरा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई जलती हुई कड़वी चीज़ सीधे उसके हलक के नीचे उतर गई हो। उसका मन किया कि वह वही सब थूक दे, पर सवाल अब नैना के सामने अपनी हार ना मानने का था। उसने अपनी मुठियाँ कसी, चेहरे के भावों को पत्थर जैसा बनाया और एक ही बार में वो पूरी कॉफ़ी गटक गया। यह देखकर मोना खुशी से उछल पड़ी, पर नैना की भवें सिकुड़ गई। वह मन ही मन सोची, मिस्टर रनावत, जिद्दी तो आप कमाल के हैं, और आपकी यही जिद मुझे उकसाती है कि मैं आपको और भी ज़्यादा परेशान करूं। वही मोना चहकते हुए पूछी, ओह एमजे, तुम्हें मेरी कॉफ़ी इतनी अच्छी लगी कि तुम एक ही घूंट में सब पी गए। मैं हमेशा तुम्हारे लिए ऐसी ही कॉफ़ी बनाया करूँगी। मृत्युंजय को तो जैसे जान ही हलक में अटक गई। वह भराई और सख्त आवाज़ में कहा, इट्स ओके मोना, तुम्हें अब कॉफ़ी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। मृत्युंजय ने उठते हुए एक नज़र नैना को देखा, जो बड़े आराम से अपनी कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रही थी। वह चिढ़ते हुए और अपने जलते हुए गले को सहलाते हुए तेजी से अपने कमरे की तरफ निकल गया। मोना का मुंह उतर गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि एमजे ने उसकी तारीफ की या उसे मना कर दिया। वह सीधे वॉशरूम की तरफ भागा। मोना की बनाई उस जहरीली कॉफ़ी के स्वाद को गले से निकालने के लिए वो बेचैन था। उसे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि नैना साए की तरह उसके पीछे आई और वॉशरूम के दरवाजे पर टेक लगाकर उसे ही देख रही थी। जब मृत्युंजय को थोड़ा हल्का महसूस हुआ, उसने आईने में खुद को देखा। आईने में रिफ्लेक्शन में उसे नैना की गहरी नज़रें दिखी। देखते ही उसने तुरंत अपने तेवर बदल दिए और ऐसे सामान्य हो गया जैसे वो महज हाथ मुंह धोने आया था। नैना तंज कसते हुए और मुस्कुराते हुए पूछी, क्या हुआ, कॉफ़ी का स्वाद कुछ ज़्यादा ही कड़वा था क्या? मृत्युंजय ने एक गहरी सांस ली, पर बिना कुछ बोले वॉशरूम से निकलकर सीधे बालकनी की ठंडी हवा में चला गया। उसके अंदर इस वक्त एक अजीब सी झुंझुलाहट और गुस्सा था। गुस्सा इस बात का कि उसने खुद नैना से कॉफ़ी बनाने को कहा था, और जब नैना ने अपनी बातों से उसे मजबूर कर ही दिया था तो फिर उसे कॉफ़ी दिया क्यों नहीं।
नैना उसकी खामोशी को अच्छी तरह पढ़ रही थी। वो अभी सीधे बालकनी में पहुंच गई और ठीक उसके सामने खड़ी होकर उसकी आंखों में झांकने लगी और पूछी, क्या हुआ मिस्टर रनावत, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मृत्युंजय ने बिना उसकी तरफ देखे एक सिगरेट सुलगाई और धुएं का गहरा कस लेकर बोला, हो गया तुम्हारा? क्यों परेशान कर रही हो? कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहा करो। नैना ने कहा, नहीं रह सकती आपसे दूर। मृत्युंजय ने एक गहरी और भारी सांस ली। उसका चेहरा अचानक गंभीर और सख्त हो गया। वो धीमे स्वर में बोला, मत करो ये सब, अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर इसमें सबसे ज़्यादा किसी को तकलीफ होगी तो वो सिर्फ तुम्हें होगी। और मैं, कहते कहते वो चुप हो गया, जैसे कोई लफ्ज़ उसके गले में अटक गया हो। नैना एक कदम आगे बढ़ी और बड़े हक से अपना हाथ मृत्युंजय के सीने पर ठीक उसके दिल के ऊपर रख दिया। मृत्युंजय का दिल एक पल के लिए धक सा रह गया और उसकी धड़कनें बेकाबू होने लगी। नैना की आंखों में नमी उतर आई थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, आप मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते, लेकिन मिस्टर रनावत, सच तो यह है कि मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ भी आप ही देते हैं। मृत्युंजय ने अपनी आंखें बंद की और खुद को काबू में करने की कोशिश की। उसने सख्ती से नैना का हाथ अपने सीने से हटाया और भारी आवाज़ में बोला, मेरे नज़दीक आने की हिमाकत मत करो स्वीटहार्ट, दूर रहा करो मुझसे। पर नैना कहाँ सुनने वाली थी। उसने तिरछी नज़रों से उसे देखा और बड़ी मासूमियत से बोली, मिस्टर रनावत, मेरा आपको किस करने का मन कर रहा है, क्या मैं कर लूँ? यह सुनते ही मृत्युंजय को गुस्सा आ गया। वो सन रह गया था। वो यहाँ नफरत और फासलों की बातें कर रहा था और यह लड़की सब कुछ अनसुना करके बात को किसी और ही मोड़ पर ले जा रही थी। उसने घबराकर अपनी नज़रें फेरी और सिगरेट का एक लंबा कस लिया। नैना मुस्कुराते हुए एक बार फिर बोली, मैंने तो बस आपसे पूछा था, वैसे आप ना भी बोले तो क्या, जहाँ मेरा मन होगा मैं तो ले ही लूँगी। मृत्युंजय गुस्से से तमतमाते हुए बोला, क्या बदतमीजी है यह, मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस करो। मत भूलो स्वीटहार्ट कि मैं कौन हूँ और हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ नफरत का है। नैना बेबाकी से बोली, सिर्फ आपका रिश्ता मुझसे नफरत का होगा, पर मेरा तो आपसे सिर्फ मोहब्बत का है। और आप भूल गए, याद है जब मैंने आपको मिर्ची वाली फिरनी खिलाई थी, तब आपने उस मिर्ची का पूरा स्वाद मेरे मुंह में उड़ेल दिया था। वह हमारी पहली किस थी। क्यों किया था आपने ऐसा, जब रिश्ता नफरत की थी? तो क्या मैं सवाल कर सकती हूँ? नैना अब बिल्कुल उसके करीब आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बोली, आपका मन करे तो आप करे, पर मेरा मन करे तो मैं कहाँ जाऊँ? किसी और के पास तो नहीं जा सकती ना, या किसी गैर से जाकर मांगू कि मुझे किस करने का मन है? बताइए, क्या मैं आपको किस कर सकती हूँ? मृत्युंजय की मुठ्ठियाँ कस गई और वह उसे खौफनाक नज़रों से घूरने लगा, पर नैना निडर थी। वह बोली, ऐसे गुस्सा करने से सच नहीं बदल जाएगा। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, मेरी भी इच्छा होती है कि कोई मुझे किस करे, मैं उसे किस करूँ। वो मेरे करीब आए, मुझे छेड़े, मैं उसे छेड़ूँ, पर क्या ही फायदा। चलिए 10 महीने के लिए ही सही मुझे अपनी पत्नी मान लीजिए और मेरे साथ रोमांटिक बन जाइए। अब सीधा सीधा बताइए, मैं आपको किस कर सकती हूँ ना? बालकनी में सन्नाटा छा गया। मृत्युंजय पत्थर बना खड़ा था। उसकी खामोशी नैना को और भी उकसा रही थी। नैना ने एक लंबी सांस ली और अपने कंधे उचकाते हुए बालकनी की रेलिंग की तरफ मुड़ गई और लापरवाही से बोली, ठीक है, आपको इजाज़त नहीं देनी है तो मत दीजिए, अब मैं भी आपसे नहीं मांगूंगी। मैं अपने लिए कोई नया पार्टनर ढूंढ लेती हूँ, एक ऐसा पार्टनर जिसका जब भी मुझे किस करने का मन करे वो मुझे करे और मैं उसे। यह सुनते ही मृत्युंजय के अंदर जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा। नैना के मुंह से किसी और का नाम, किसी और के स्पर्श का जिक्र उसके बर्दाश्त के बाहर था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसकी आंखें अंगारों की तरह नैना पर गर गई। नैना मुस्कुराते हुए और आग में घी डालते हुए बोली, सोच रही हूँ मिस्टर रनावत की फेसबुक पर किसी को फ्रेंड बना लूँ, कोई हैंडसम सा लड़का जिसके होठ बिल्कुल गुलाबी हो, जिसे चूमते ही मेरे अंदर वो एहसास जग जाए जो शायद आपके पास नहीं है। मृत्युंजय को लगा कि वो अभी नैना की गर्दन दबोच लेगा। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। उसने झटके से नैना की कलाई पकड़ी,
उसे मरोड़ा और उसकी पीठ को दीवार से सटाकर उसे अपने इतने करीब खींच लिया कि नैना का सीना सीधे उसके मजबूत सीने से जा टकराया। मृत्युंजय गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो तुम? मेरे सामने किसी और का नाम लेने की जुर्रत कैसे हुई? किसे बनाओगी फ्रेंड फेसबुक पर? इतनी आग लगी है तुम्हें? नैना ने इस नज़दीकी का लुत्फ उठाते हुए शरारत से बोली, तो क्या करूं? आप तो मुझे अभी उसने इतना ही कहा था कि मृत्युंजय का सब्र जवाब दे गया। उसने नैना को आगे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। वह उसे पागलों की तरह डीप किस करने लगा। उस किस में प्यार कम, गुस्सा और जलन ज़्यादा थी। वह नैना को यह जताना चाहता था कि वह सिर्फ और सिर्फ उसकी है। नैना के लिए इतना ही काफ़ी था। उसने अपनी आंखें मूंद ली और मृत्युंजय के गुस्से को अपनी मोहब्बत से शांत करने लगी। धीरे धीरे मृत्युंजय की पकड़ नैना की कलाई पर ढीली पड़ गई। जलन का वो गुस्सा अब बेकाबू जुनून में बदल चुका था। बैल्कनी में ठंडी हवा में दोनों एक दूसरे में खो गए थे। नैना के हाथ मृत्युंजय के बालों में फिरने लगे और मृत्युंजय ने अपना हाथ नैना की कमर पर और भी कस लिए। लगभग 20 मिनट बीत चुके थे। बालकनी की हवा में भारीपन था। जब नैना की सांसें उखड़ने लगी और उसे सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई, तब कहीं जाकर मृत्युंजय ने झटके से उसे अपने आप से अलग किया। नैना की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर जीत की वो मुस्कान थी जो मृत्युंजय को अंदर तक हिला रही थी। दूसरी तरफ मृत्युंजय का चेहरा गुस्से से लाल और सख्त था। वह अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आंखों में अभी भी वही जलन और पागलपन सवार था। वह दांत पीसते हुए कहा, आइंदा अगर ऐसी घटिया बातें की तो जुबान तोड़ दूंगा तुम्हारी। तुम्हारी जुबान पर मेरे सिवा किसी और का नाम नहीं आना चाहिए, समझी तुम? नैना ने अपने बिखरे बालों को संवारा और बड़ी मासूमियत से उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछी, तो फिर जब मैं आपसे किस मांगूंगी तो आप दोगे ना? मृत्युंजय को एक पल में एहसास हुआ कि नैना ने उसे कितनी सफाई से ट्रिगर किया था। वह जानती थी कि उसे कहाँ चोट पहुँचानी है और वह एक बार फिर उसके बिछाए जाल में बह गया था। उसने अपनी मुट्ठी कसी, गुस्से में एक और सिगरेट सुलगाई और बिना एक शब्द बोले झटके से मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह नैना की नज़दीकी के आगे इतना कमज़ोर कैसे पड़ जाता है। नैना बैल्कनी की दीवार से सटकर खड़ी हो गई और बाहर फैले अंधेरे को देखते हुए मुस्कुराने लगी और मन ही मन बोली, मिस्टर रनावत, मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको कहाँ और कैसे ट्रिगर करना है। बहुत जल्द आप खुद चिल्ला चिल्लाकर कहेंगे कि आपके दिल की धड़कनों पर सिर्फ मेरा नाम है। आज जो ये लबों से लब टकराए हैं, इसने बता दिया कि आपकी लबों की प्यास भी सिर्फ मैं ही बुझाऊंगी और मेरी प्यास भी सिर्फ आप। उसने अपनी उंगली अपने होठों पर फेरी। देखते जाइए मिस्टर रनावत, अब ये नैना आपके साथ क्या क्या करती है। अभी तो हमारी मोहब्बत की सिर्फ शुरुआत हुई है। वादा है मेरा, इसका अंत में कभी होने नहीं दूंगी। वहीं दूसरी ओर अगस्त के फार्म हाउस। अंधेरे कमरे में जमीन पर बैठे अगस्त की हालत किसी हारे हुए जुआरी जैसी थी। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा था, जिसे सिर्फ शराब की बोतलों के टकराने की आवाज़ तोड़ रही थी। अगस्त की आंखें दर्द और जुनून से गहरी लाल हो चुकी थी। एक हाथ में बोतल थी और दूसरे हाथ में मोबाइल, जिसके स्क्रीन पर अदिति की मुस्कुराती हुई तस्वीर चमक रही थी। वह कड़वी और टूटी हुई मुस्कान के साथ कहा, मेरी छिपकली, कितनी जिद्दी हो तुम, कितनी पत्थर दिल हो गई हो। तुम्हें मेरा प्यार, मेरा जुनून, मेरी वफा कुछ भी दिखाई नहीं देता। बस एक झूठ दिखाई देता है तुम्हें कि मैं एमजे का दोस्त हूँ। उसने एक लंबा घूंट भरा और मोबाइल स्क्रीन को सहलाते हुए बुदबुदाया, तुम्हारी नफरत एमजे के लिए इतनी गहरी है कि तुम्हें मेरा प्यार धुंधला नजर आता है। कैसे बताऊं कि इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे अपने सीने को चीरकर दिल बाहर निकाल दूँ। बहुत तड़प रहा हूँ मैं। प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ मुझे अपनी बाहों में समेट लो। मैं टूट रहा हूँ छिपकली, मैं पूरी तरह से बिखर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में अदिति अचानक बिस्तर से उठ बैठी। उसे एहसास हुआ जैसे हवाओं में अगस्त की चीख तैर रही हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और आंखों में आंसू भर आए। वह दिल पर हाथ रखकर बोली, ये क्या हो रहा है मुझे? इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी क्यों? नहीं अदिति,
ये सब झूठ है, वैसे ही जैसे अगस्त का प्यार झूठ है। अगस्त, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एमजे इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं। वह खिड़की के पास जाकर अकेले चांद को देखने लगी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कड़वाहट उतर आई थी। वह खुद से बोली, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, देखना चाहती थी कि तुम मुझे चुनते हो या नहीं। अगर तुम मुझे चुन लेते तो मैं खुद कभी तुमसे नहीं कहती कि अपने दोस्त को छोड़ दो, लेकिन तुमने बिना सोचे उसे चुन लिया और मुझे छोड़ दिया। यह प्यार बहुत दर्द देता है, इसलिए मैं सिर्फ फ्लर्ट करती थी। वो लाइफ कितनी अच्छी थी, लड़कों से फ्लर्ट करो और दूर रहो। देख लिया ना प्यार करने का नतीजा। उसने कस कर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आंसुओं की धार गालों पर बहने से रुक न सकी। वहीं भारत से हजारों किलोमीटर दूर इटली की रातें अपनी खूबसूरती और शोर के लिए जानी जाती है। इटली के सबसे पॉश इलाके के एक आलीशान क्लब में संगीत का शोर चरम पर था, लेकिन उस शोर से दूर क्लब के सबसे ऊपरी हिस्से में, जो पूरी तरह वीआईपी और वीरान था, वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। वहाँ एक आलीशान सोफे पर एक नौजवान बैठा था, उम्र 38 साल, गहरी काली आंखें जिनमें एक अजीब सी वेहसी चमक थी। ब्लैक डेनिम जीन्स और एक कीमती कोट में वह किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था, पर उसके हाथों में जलता हुआ सिगार उसकी शख्सियत के अंधेरे पक्ष को बयान कर रहा था। उसके अगल बगल दो बेहद खूबसूरत लड़कियां बैठी थी, जो बड़े कामुक तरीके से उसे सहला रही थी, पर उसका ध्यान कहीं और था। सामने उसका वफादार असिस्टेंट सिर झुकाए खड़ा था, उसके माथे पर पसीने की बूंदी थी। असिस्टेंट कांपती आवाज में कहा, सर, बात किंग तक पहुंच गई है। मेरे सोर्सेस से पता चला है कि अगर किंग इन्वॉल्व हो गया तो फिर हम मृत्युंजय रनावत को रोक नहीं सकते। आपके पिताजी का भी कॉल आया था, वे कह रहे हैं कि कुछ वक्त के लिए आप अंडरग्राउंड हो जाइए। यह सुनते ही उस लड़के के चेहरे पर एक तिरछी और जहरीली मुस्कान उभरी। उसने लड़कियों को एक तरफ हटने का इशारा किया और अपनी उंगली से असिस्टेंट को पास बुलाया। असिस्टेंट डरते डरते उसके करीब गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उस शख्स ने बिना एक शब्द कहे एक जोरदार तमाचा उसके कान के नीचे जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसकी गूंज पूरे वीआईपी लाउंज में सुनाई दी और वह दहाड़ते हुए कहा, मैं किसी से नहीं डरता। असिस्टेंट के चेहरे पर ना कोई चीख आई, ना कोई सिकन। वह बस बेजान पुतले की तरह सिर झुकाए खड़ा था। वह शख्स अपने सिगार का धुआं उसके मुंह पर छोड़ा और सख्त बर्फीली आवाज में बोला, मैं अर्जुन रघुवंशी हूँ, अंडरग्राउंड। अर्जुन रघुवंशी छिपना नहीं जानता। मैं डरता नहीं हूँ, ना उस मृत्युंजय रनावत से मुझे कभी डर लगा है और ना ही इस किंग विंग से। जो भी ये किंग होगा, उसे कह देना कि उसके सामने अर्जुन रघुवंशी खड़ा है, जो झुकना तो दूर रुकना भी नहीं जानता। उसने सिगार का एक लंबा कस लिया और अपनी आंखों में वही खतरनाक चमक समेटते हुए बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया। अर्जुन के थप्पड़ की गूंज अभी भी उस वीआईपी लाउंज की दीवारों से टकरा रही थी। वह अपनी सोफे पर किसी शहंशाह की तरह पसरा हुआ था। आंखों में गुस्सा और जानलेवा नशा था। उसे लगा कि उसने अपने असिस्टेंट को खामोश कर दिया, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उस सन्नाटे के पीछे कितनी बड़ी चेतावनी छिपी है। असिस्टेंट अपना गाल सहलाते हुए सिर झुकाए खड़ा रहा, लेकिन उसका दिमाग बिजली की तरह दौड़ रहा था। वह मन ही मन अर्जुन के इस खोखले एटीट्यूड पर तंज कस रहा था। वह मन ही मन बोला, बेवकूफ़, काश तू जानता कि किंग असल में कौन है, वरना उसके नाम भर से तेरे पैर थर थर कांपने लगते। दुआ कर कि कभी तेरा उस इंसान से सामना ना हो, वरना ये जो तेरा झूठा गुरूर है ना, जो तू अपने बाप के दम पर दिखा रहा है, वह पल भर में मिट्टी में मिल जाएगा। अर्जुन ने एक और पेग बनाया और क्लब के नीचे नाचती भीड़ को हिकारत से देखने लगा। उसे लग रहा था कि वह इटली का बेताज बादशाह है, पर असिस्टेंट की नज़रों में वह बस एक ऐसा मोहरा था जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। असिस्टेंट सोचते हुए कहा, तेरा बाप तुझे मृत्युंजय रनावत से बचाने की कोशिश कर रहा है। वह सोचता है कि अंडरग्राउंड होकर तू बच जाएगा, लेकिन वह बुढ़ा ये भूल गया है कि जिस दिन किंग की नज़र तुझ पर पड़ गई, उस दिन तुझे मौत से कौन बचाएगा। मृत्युंजय रनावत तो फिर भी उसूलों का पक्का है, पर किंग, वह तो रहम का मतलब भी नहीं जानता।
अर्जुन ने मुड़कर अपने असिस्टेंट को देखा और कहा, क्या हुआ? खरा क्या है? जा और पता लगा कि वह रनावत भारत में क्या गुल खिला रहा है। मुझे उसकी हर एक सांस की खबर चाहिए। असिस्टेंट ने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। वहीं इंडिया, बाहर बारिश हो रही थी और अगस्त के पेंट हाउस के अंदर सन्नाटा था। नायरा के कदम जैसे ही पड़े तभी एक मेड ने आकर पूछा, मैडम आपको किसी से मिलना है? नायरा बोली, हाँ कुणाल, क्या वो घर पर है? मेड ने कहा, जी वो अपने कमरे में है, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। नायरा ने उसे रोकते हुए कहा, जी नहीं, मैं खुद ही उनके कमरे में चली जाऊंगी। जैसे वो कमरे के अंदर गई उसके कदम दरवाजे पर ही ठिठक गए। सामने का नज़ारा देखकर उसका दिल डूब गया। क्या होगा कहानी में आगे, यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।